चलो सामने ध्यान देंगे इधर। चलो कल की क्लास तक अपन परिवहन टॉपिक पूरा खत्म कर चुके थे। कितने प्रकार का हम परिवहन देखे थे बता दो। 4 प्रकार का परिवहन पढ़े थे। पहला रेल परिवहन पूरा समझे, दूसरा वायु परिवहन, उसके बाद जल परिवहन और चौथा सड़क परिवहन। तो 4 प्रकार का परिवहन पढ़ लिए। इसके अलावा बहुत सारा धीरे धीरे टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या मिलेगा? वन संसाधन। क्या है बता दो? वन संसाधन। इससे पहले जो हम पढ़े थे सड़क परिवहन में, सड़क परिवहन के अंतर्गत कितने प्रकार के मार्ग आते हैं? जोर से बोलो। 4। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा सबसे ज्यादा लंबाई किसका? ग्रामीण सड़कों का। दूसरा में मतलब दूसरा नेशनल हाईवे नहीं सबसे कम लंबाई बता दो। नेशनल हाईवे। मतलब ऊपर पहले ग्रामीण सड़कें, फिर जिला सड़कें, फिर राज्य वाला, फिर नेशनल हाईवे। ये नीचे से अपन क्रम देखेंगे तो लंबाई के हिसाब से घटते जाता है। तो सबसे कम लंबा कौन सा होगा? नेशनल हाईवे। सबसे ज्यादा लंबाई ग्रामीण सड़कें। आवागमन सबसे अधिक नेशनल हाईवे से होता है। समझ आ पा रहा है? कितना परसेंट? लगभग 40% के आसपास। लेकिन लंबाई के हिसाब से नेशनल हाईवे मात्र कितना है? 2% है 100 में से। आए समझ में? सबसे लंबा नेशनल हाईवे बताओ। NH-44। सबसे छोटा नेशनल हाईवे 2 जगह था। NH-118 कहां? झारखंड में, और दूसरा NH-548 जो महाराष्ट्र में मिल जाएगा। आ रहा समझ में? है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़े, कितने शहरों को जोड़ा गया है? 4। सबसे पहला दिल्ली, दूसरा में तीसरा चौथा मुंबई। और मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, इसके अलावा एक आया था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। कौन सा योजना? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। इसके तहत 2 गलियारों का निर्माण किया गया उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर से दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। और पूर्व से पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक? सिलचर से पोरबंदर। ठीक है ना? सिलचर कहां है? असम में। पोरबंदर गुजरात में आपको मिलेगा। समझ आ पा रहा है ना? फिर देखे थे अपन मुख्य रूप से अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज जो है वो किस योजना के तहत बन रही है? भारत, उसके आगे क्या है? हाँ, सेतु भारतम। क्या है बात हो? सेतु भारतम योजना के तहत क्या बन रहा है? ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज। जहां जहां ओवर क्रॉसिंग है, जहां जहां ज्यादा ट्रैफिक होते हैं, उन जगहों पर ओवर ब्रिज या क्या बनाएंगे? अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये सब कल देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें वन संसाधन। क्या पढ़ेंगे? चलो, वन संसाधन के बारे में किसी कुछ जानकारी पहले से कोई बताना चाहेगा? वनों के दृष्टिकोण से जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हो, ऐसा कुछ बताने योग्य कुछ क्वेश्चन बताइए। चलो बताओ इधर सामने। वनों के बारे में कुछ भी जानकारी जो आपको अभी तक मालूम हो। कुछ मालूम नहीं है कि बताना नहीं चाहते? बताना नहीं चाहते, शर्म आता है क्या? चलो देखो इधर ध्यान से। चलो अब याद करना भी, कोई पूछे तो आपको बताना है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? चलो सबसे पहले हम बात करें वनों के दृष्टिकोण से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? क्या पूछेगा? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र हमारा स्थित है। समझ आ पा रहा है ना? और सबसे ज्यादा वन कौन से स्टेट में मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको मिलता है। और
भारत के क्षेत्रफल का, भारत के यदि हम 100% क्षेत्रफल लेते हैं तो 100% में 33% वन होना आवश्यक है किसी भी क्षेत्रफल में। जलवायु के दृष्टिकोण से, स्वच्छ मौसम के दृष्टिकोण से 100% जो भी क्षेत्रफल होता है उसमें कितना परसेंट वन होना आवश्यक है? 33%। ये जलवायु के दृष्टिकोण से आंकड़े हैं। कोई भी देश ले लो या किसी भी अन्य क्षेत्र ले लो, आप यदि उस क्षेत्र को 100% मानते हो और उस क्षेत्र में यदि 33% वन है, कितना परसेंट वन है, तो वहां की जलवायु स्वच्छ होगी और वहां की जलवायु में कोई भी गड़बड़ी नहीं उत्पन्न होगी और वहां स्वच्छ वातावरण पाया जाएगा। समझ आ पा रहा है? कितना परसेंट वन होने पर? 33%। लेकिन भारत में कुल 100 में से 23 से 24% तक ही वन है। कितना है बता दो? 23 से 24% तक ही क्या पाया जाता है? वन। इस 100 में मात्र कितना बता दो? 23 से 24% क्षेत्रफल पर वन मौजूद है और होना कितना चाहिए? 33%। इसलिए भारत में हम बोल सकते हैं कि वनों की कमी पाई जाती है। होना कितना था? 33% मिनिमम होना चाहिए, ऐसा कहना है। और हमारे देश में कितना है? 23 से 24%। और अगर वन की कमी होता है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं देश में? तो देखो, जितना ज्यादा वन की कमी आएगा उतना ज्यादा ही आपका गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बता दो? तापमान। ये बात समझ आ रहा है? जितना ज्यादा कम वन होगा उतना ही क्या बढ़ेगा? आपका टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ते जाएगा। और जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा जो ग्लोब हम देखते हैं पृथ्वी, तो हमारा जो गर्म वाला इलाका मात्र इतना ही है। ऊपर में 23.5 कर्क रेखा चालू करेंगे, नीचे में 23.5 मकर रेखा तक जाएंगे, यही हमारा उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। और बाकी जगह पूरा बर्फ जमा है। बाकी जगह क्या जमा? पूरा नीचे तरफ पूरा बर्फीला इलाका है, ठंडे इलाके हैं। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, तो ये जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघलना चालू कर देगा। और बर्फ पिघल के आएगा कहाँ? समुद्र या महासागर में, जिससे जल का स्तर बढ़ जाएगा। किसका स्तर बढ़ जाएगा? और जितनी भी भूमि है हमारे पृथ्वी में वो पूरा डूब जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो अगला जनरेशन जो है वो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि सब जमीन तो पूरा डूब गया ना। तो जलवायु का मतलब समझ पा रहे हो? वन लगाना क्यों आवश्यक है? ये बात समझ आ पा रहा है? क्योंकि वन जितना ज्यादा रहेगा उतना तापमान कम होगा पृथ्वी में या स्थल का। और जैसे वनों की कमी होती जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और जो भी बर्फ है वो सब पिघल पिघल के कहाँ आते जाएंगे? महासागरों में। और महासागरों का लेवल बढ़ते जाएगा और स्थलीय क्षेत्र डूबते जाएगा। तो वहां की जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं सब पानी में डूब के नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वन लगाना क्या है बता दो? आवश्यक। आया बात समझ में? या खुद ही सोचो, जैसे मान लो कि हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अब हिमालय पर्वत में ऊपर अपन जैसे चढ़ते जाएंगे तो पूरा ग्लेशियर मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लेशियर का मतलब कई सालों से वो बर्फ पिघला ही नहीं है, तो उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब टेम्परेचर बढ़ते गया तो ग्लेशियर पिघलना चालू हो जाएगा। अब वो ग्लेशियर मान लो पूरा आ जाएगा किस नदी में? गंगा नदी में। कौन सा नदी में आ जाएगा? गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र है या सिंधु नदी, कहीं भी जा सकता है। अब पूरा ग्लेशियर पिघल के किस में आ गया? गंगा नदी में। तो गंगा नदी का पानी की स्तर तो बढ़ गया। गंगा नदी के पानी का जो स्तर है वो तो बढ़ जाएगा। और पानी का स्तर यदि बढ़ जाता है, पानी का स्तर क्या हो जाता है? तो आसपास के क्षेत्र पूरे डूब जाएंगे कि नहीं? बताओ, समझ आ रहा है? तो ये परेशानी आएगा पूरा। अपन भारत में देख सकते हैं। अब यही पानी पूरा कहां जाएगा? आपको इधर बंगाल की खाड़ी में। कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदी इधर आपका अरब सागर में आ रहा है ना? तो अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का पूरा लेवल बढ़ जाएगा तो आसपास का क्षेत्र पूरा डूब जाएगा, है ना? जो दूर में है ऊंचे इलाके तो बच जाएंगे, लेकिन आसपास का पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? डुबान क्षेत्र में आ जाएगा ना। तो ये परेशानी होता है वन की कमी होने से। समझ आ पा रहा है? तो वन की कमी होने से सबसे मेन खतरा समझ में आ रहा है ना? ग्लेशियर पिघल के पूरा कहां जाएगा? जल क्षेत्र में। और जल क्षेत्र पूरा स्थलीय क्षेत्र को डुबा देगा, है ना? क्योंकि पृथ्वी के फ्रंट साइड में बस आपका स्थल है, पीछे साइड पूरा पानी है। समझ आ रहा है?
और सामने फ्रंट साइड भी यदि पानी आ गया, फ्रंट साइड भी क्या आ गया बता दो, पानी आ गया, तो मुख्य रूप से पूरा स्थल क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। आया बात समझ में? है ना? चलो यहां तक समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद हम देखते हैं, फिर से बता दो, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए? देहरादून में। सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन होना आवश्यक है? 33%। भारत का हम बात करें, भारत में कितना परसेंट वन है? 23 से 24%। आ रहा समझ में? और भारत में जो वन पाए गए हैं उसको हम कितने भागों में बांटे हैं? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में जो 6 भागों में जो वन बांटा गया है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा वन आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार हम नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम से आपको वन देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा सदाबहार वन। कौन सा वन मिलता है? तो जो सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा हो। वर्षा की मात्रा क्या हो? ज्यादा, और तापमान भी थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो उन सभी क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन। तो सदाबहार वन देख लो, हम मानसून पढ़ चुके हैं, जलवायु, तो उसमें समझ ये होगी कि ये जो इलाका है पश्चिमी तटी में, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, कौन सा श्रेणी? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में वनों की सॉरी वर्षा की मात्रा ज्यादा होता है। किसकी मात्रा ज्यादा? वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा जो ज्यादा होता है इसलिए इस क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। क्या मिलेगा आपको? सदाबहार वन आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सदाबहार वन आपको और कहाँ का देखने मिल सकता है? इंपॉर्टेंट क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पर वन आपको वर्षा ज्यादा होता है, जिसको हम कौन सा पठार बोलते हैं? सिलांग पठार। कौन सा पठार? तो सिलांग पठार क्षेत्र में देखो इधर सामने, फिर ध्यान उधर ही चले जाता है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले क्या बताओगे? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बताना है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। दूसरा में बता दो सिलांग पठार। कौन सा पठार? सिलांग पठार। आ रहा समझ में? इसके अलावा हम बात करेंगे, ये हिमालय क्षेत्र है। हिमालय का ऐसा क्षेत्र जहां पर जो दलदला इलाका जहां पाया जाता है, जिसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय देखे थे ना, सबसे ऐसे 3 से 4 भागों में अपन बांटे थे, उसमें एक क्षेत्र आप क्या पढ़े थे? तराई क्षेत्र। तो उन तराई क्षेत्रों में आपके वन जो पाए जाते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। क्या बोलेंगे? तो ये कुछ निश्चित क्षेत्र आपको ध्यान रखना है जहां सदाबहार वन मिल सकते हैं। तो सदाबहार वन किस क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा? जहां वर्षा अधिक हो। क्या अधिक हो? वर्षा अधिक हो, उन क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर है सबका? चलो उसके बाद हम देखते हैं पर्वतीय वन। कौन सा वन देखेंगे? चलो पर्वतीय वन का देख लो। पर्वतीय वन भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है हिमालय पर्वत क्षेत्रों में। कौन सा क्षेत्र में? तो हिमालय पर्वत जो क्षेत्र है इस प्रकार से, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका दिखेगा यहाँ पास पूरा, ये पूरा इलाके में कौन सा वन मुख्य रूप से मिलेगा आपको? पर्वतीय वन मिल जाएगा। ये पूरा कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा आपको? पर्वतीय वन का पूरा इलाका मिलता है। और ये जो हिमालय में जो सदाबहार वन है इसको भी हम पर्वतीय वन में काउंट करेंगे आगे चल के, क्योंकि पर्वत क्षेत्र में है तो पर्वतीय वन। भले ही इधर ज्यादा वर्षा होने के कारण आपका क्या मिल जाएगा? सदाबहार वन है, लेकिन वो पर्वत में है तो उसको पर्वतीय वन में भी काउंट करते हैं। आया समझ में? है ना? तो चलो फिर से बता दो, सबसे पहले हम कौन सा वन देखे?
सदाबहार वन। दूसरा में पर्वतीय वन। पर्वतीय वन भारत के किस क्षेत्र में मिलेगा? उत्तर क्षेत्र में। कौन से पर्वत वाले इलाके में? हिमालय पर्वत वाले इलाके में मिलेगा। समझ में आ रहा है? फिर तीसरे नंबर पर आता है कटीले वन। कौन सा वन? कटीले वन उन क्षेत्रों में मिलेगा जहां बारिश एकदम कम होता है, एकदम कम की मात्रा, एकदम कम बारिश जहां होता है वहां कौन सा वन मिलेगा? कटीले वन। तो कटीले वन के दृष्टिकोण से देखें तो ये हमारा जो राजस्थान का जो एरिया है, कौन सा एरिया बता दो? राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पास वर्षा की मात्रा कम है, तो यहां हमको क्या मिल जाएगा? कटीले वन। कौन सा मिलेगा? और दक्षिण भारत में कुछ ऐसा इलाका है जो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। किस में आता है? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब एक तरफ पानी गिरता है, दूसरी तरफ पानी नहीं गिरता, ऐसा क्षेत्र कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है? तो दक्षिण भारत में कुछ ऐसे इलाके देखने मिलते हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, जो आपका मुख्य रूप से क्या देखने मिलता है? कटीले वन देखने मिलेगा। ठीक है, चलो तो कटीले वन देख लो ध्यान से, क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले देख लो सदाबहार वन किधर मिलेगा? जहां ज्यादा बारिश। पर्वतीय वन किधर देखने मिलेगा? किधर देखने मिलेगा? हिमालय पर्वत। कटीले वन में जहां बारिश एकदम कम होता है, जैसे कि राजस्थान का इलाका। और दक्षिण भारत में कौन सा? वृष्टि छाया प्रदेश। कौन सा आपका? वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र में मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलो चौथा जो हम वन देखते हैं, चौथा जो वन की कैटेगरी अपन पढ़ेंगे जो रहेगा दलदली वन। कौन सा वन? तो दलदली वन वही मिलेगा जहां पास भारत में डेल्टा का निर्माण होगा। किसका निर्माण? और डेल्टा का निर्माण जो करती है नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करेगा। तो भारत में डेल्टा आपका बनता है पूर्वी तट में। कहां मिलेगा आपका? पूर्वी तट में जो नदियां बहती है, ये पूरा इस क्षेत्र में दलदला क्षेत्र का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? और जैसे कि यहां पास हमारा पश्चिम बंगाल में, यहां पास आपको देखने मिलेगा सुंदरवन डेल्टा। क्या देखने मिलता है? जो कुछ तो पश्चिम बंगाल में, बाकी बांग्लादेश में चले जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में जो वन पाया जाता है इसको बोलते हैं दलदली वन। कौन सा वन? तो दलदली वन लगभग इस एरिया में पूरा आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है ना? अब हमारा आता है उष्ण कटिबंधी जो मानसूनी वन है, सॉरी उष्ण कटिबंधी पर्णपाती जो वन है, ये हमको मिलता है मुख्य रूप से यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि भारत का अधिकांश जो क्षेत्र बच गया वो किसके लिए है? उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन के लिए है, जिसको हम मानसूनी वन बोलते हैं। जब मानसून आता है तब उसके पत्ते उगेंगे, मतलब जब पानी गिरेगा तब पत्ते उगेंगे, और पानी जब नहीं गिर रहा है उस समय पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पर्णपाती या पतझड़ वन। समझ में आ रहा है? तो ये भी दो कैटेगरी होते हैं दोनों। पहला होता है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, फिर दूसरा उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती। मतलब पर्णपाती वन में ऐसा क्षेत्र जहां ज्यादा बारिश होता है और ऐसा क्षेत्र जहां उससे कम बारिश होता है, तो उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। समझ आ पा रहा है? पहला कौन सा? उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन में इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं आर्द्र पर्णपाती। क्या लिख सकते हैं? आर्द्र पर्णपाती लिखेंगे। और एक रहता है शुष्क पर्णपाती। इस क्षेत्र में थोड़ा पानी ज्यादा गिरेगा, इस क्षेत्र में थोड़ा पानी कम गिरता है। और ये दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही वन सेम इलाकों में आपको सेम क्षेत्र मिल जाएगा। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखेगा यहां तक, ये पूरा अधिकांश क्षेत्र में आपको किस प्रकार के वन मिलेंगे? उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती और उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती, ये वन पूरे मुख्य इलाके में मिलेगा। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा वन है? उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती को मिला के हम एक साथ रखते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। बस जहां ज्यादा बारिश हो गया आर्द्र पर्णपाती, जहां उससे थोड़ा कम बारिश हो गया वहां शुष्क पर्णपाती होता है। आया बात समझ में? तो भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6। सबसे पहले हम नाम क्या देखे? सदाबहार वन, दूसरा पर्वतीय वन, तीसरा कटीले वन, चौथा पांचवा उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती, और छठवा में उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती। इतना आपको समझना है। आया समझ में? अब कुछ कुछ खास बातें हैं उसको देख लेते हैं कि करके। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं सदाबहार वन के बारे में। किसके बारे में?
तो सदाबहार वन के लिए कुछ कुछ कैटेगरी होता है कि भारत में ऐसा क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होता हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक यदि वार्षिक वर्षा होती है किसी इलाके में, तो वहां सदाबहार वन मिलेगा। और उस क्षेत्र का टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि है, तो वहां सदाबहार वन निकलने के पूरे पूरे चांस होते हैं या वहीं से निकलते हैं। आए समझ में? तो जिन क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होता हो और वहां का टेम्परेचर कितना 22 सेंटीमीटर होता है, तो उन क्षेत्रों में कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। और सदाबहार वन का क्वालिटी क्या होता है कि वर्ष भर होता है हरा भरा, वर्ष भर क्या होगा, हरा भरा होगा, पत्ते एकदम हरे भरे दिखेंगे, ऐसा लगेगा नहीं कि पत्ते झड़ रहे हैं ऐसे टप से, लेकिन थोड़े थोड़े पत्ते झड़ते हैं, पता भी नहीं चलेगा। आ समझ में? जैसे मान लो इतने लोग बैठे हो, एक आध जन नहीं भी पड़ेगा तो फर्क नहीं पड़ता तो बोला समझ पाए? अब इतने सारे पत्ते में एक आध लोग गिर भी गए तो क्या फर्क पड़ना है, तो उस टाइप से पत्ते झड़ेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा, तो ऐसा लगता है कि साल भर हरा भरा है, लेकिन पत्ते झड़ेंगे कि नहीं झड़ेंगे, लेकिन कम मात्रा में झड़ते हैं, उसके अपेक्षा में फिर नया उग जाते हैं। तो इसलिए अपन जैसे कि मान लो कोई अपन कमरे में है, ठीक है ना, मान लो 4 लोग रहते हैं पढ़ने वाले, कितने लोग रहते हैं, 4 लोग। अब उसमें से मान लो कोई बाहर में खड़े होकर देख रहे हैं और वो अंदर का लाइट जल रहा है, और मान लो 3 लोग पढ़ रहे हैं और एक जन सो गया है, फिर भी लाइट जलते रहेगा। अब वो सोया वाला फिर उठ जाएगा, एक जन पढ़ा था वो सो जाएगा, फिर भी लाइट जलते रहेगा, बाहर से देखेंगे तो बाहर में खड़े लग क्या लगेगा कि हमेशा इसका लाइट जलते रहता है इस रूम का, जो बोला समझ पाए? तो वही कैटेगरी होता है सदाबहार वन में, एक आध दो मतलब कुछ पत्ते गिर गए, उसके अपेक्षा में फिर उड़ गए, मतलब हमेशा पूरा पूरा बंद होगा क्या, एकदम पूरा पूरा झड़ेगा क्या, नहीं, पूरा पूरा झड़ गया तो पतझड़ वन है, और झड़ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वो कौन सा वन आ जाएगा, सदाबहार वन। जो बोला समझ पा रहे हो, हाँ कि नहीं? तो वर्ष भर हरे भरा वन कौन सा रहता है, सदाबहार वन में सबसे ज्यादा जहां बारिश होगा वहीं कौन सा वन निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वर्षा वन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वर्षा ज्यादा होने के कारण जो वन उगा वही क्या कहलाएगा, वर्षा वन या सदाबहार वन कहलाता है। इसका हम क्षेत्र का फिर से देखते हैं डिस्कशन करके, तो ये कहां कहां पाया जाएगा, तो पहले क्या बताओ कि ये पूरा कौन सा इलाका है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अब प्रश्न एक एक तो देख रहे हैं अपन, तो ये कौन सा इलाका कहलाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र पहले नहीं बता पाया था, तो यहाँ पूरा कवर हो जाएगा। जैसे कि ये इधर यहाँ भी देख लो, इस क्षेत्र में ज्यादा ठंडी के टाइम में भी बारिश होता है, गर्मी के टाइम भी बारिश होता है लगभग, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे, तमिलनाडु का कौन सा तट, कोरोमंडल तट। ये हमारा कौन सा पठार है, शिलांग पठार। कौन सा पठार, तो उधर भी आपको सदाबहार वन मिल जाएगा। फिर हमको मिलेगा हिमालय का कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। हिमालय का कौन सा, तराई क्षेत्र, जो दलदला इलाका है, यहां भी हमको कौन सा वन मिलेगा बता दो, सदाबहार वन मिलेगा। क्या मिलेगा, सदाबहार वन। और इसके अलावा ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा समूह है, तो इस क्षेत्र में भी आपको सदाबहार वन मिलेगा, जो भारत के क्षेत्रफल में आएगा। आया समझ में? तो सदाबहार वन बताओ, सबसे पहला पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, दूसरा में कोरोमंडल तट, कौन सा तट, चौथा में शिलांग पठार, चौथा में पांचवा एक चौथा होगा, सॉरी, चौथा में हिमालय का तराई क्षेत्र, और पांचवा में अंडमान निकोबार। तो ये पूरा क्षेत्र किसका होता है, सदाबहार वन का होगा। आया बात समझ में, है ना। अच्छा, सदाबहार वन में क्या क्वालिटी आपको एकदम समझना है। तो यहां पर देखो, जितना ज्यादा बारिश होगा, जितना ज्यादा घने पेड़ पौधे होंगे और हरे भरे होंगे, उस क्षेत्र में जीव जंतुओं का निवास ज्यादा होता है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, कई प्रकार के सांप, ठीक है ना, कई प्रकार के नए नए प्रकार के जीव जंतु देखने मिलेगा अगर हम इस क्षेत्र में चले जाते हैं। तो एक ही जगह पर अनेकों प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहे हैं, है ना। तो यहां पर जाओगे तो कई अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलेंगे, समझ में आ रहा है इन क्षेत्रों में। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता शब्द समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं को ही हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है,
तो आपको टिक लगाना है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्या बताना है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता आपको मिलेगा। आ रहा बात समझ में? है ना? चलो फिर से बता दो, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है? जैव विविधता का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के प्राणियों का निवास को हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता, जीव जंतु में भिन्नताएं। क्लियर है सबका? है ना? और जिस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होता है, ज्यादा पानी गिरता है, उन्हीं क्षेत्रों में जैव विविधता आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी में जैव विविधता कहां ज्यादा मिलता है, तो वो मिलता है विषुवत रेखा क्षेत्र में। कहां मिलता है? कि विषुवत रेखा क्षेत्र में देख लो, ऊपर जाते समय नीचे आते समय सूर्य इसको 2 बार क्रॉस करेगा, और 2 बार क्रॉस करेगा तो 2 साल में बार, मतलब यहाँ ये एक ऐसा क्षेत्र होता है विषुवत रेखा वाला जहां साल भर वर्षा होता है। क्या होता है? साल भर जहां बारिश होता है। सुबह एकदम तापमान बढ़ेगा, गर्मी, आसपास के जो जल वगैरह हैं या जो वाष्प है वो ऊपर उठेंगे, और शाम को ठंडा हो जाएंगे और फिर बारिश करा देंगे। तो साल भर बारिश किस क्षेत्र में होती है? विषुवत रेखी क्षेत्र में। इसलिए सबसे ज्यादा जैव विविधता किस इलाके में मिलेगा? विषुवत रेखी क्षेत्र में मिलता है। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा सदाबहार वन। याद रहेगा सभी को? सदाबहार वन कितना वर्षा वाला क्षेत्र? 200 सेंटीमीटर। तापमान वर्ष भर हरे भरे। क्या नाम से जानेंगे? तो वर्षा वन। कौन सा वन बोलेंगे? वर्षा वन के नाम से जानेंगे। ये वन कहां कहां मिलेगा? पहला बताओ। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, दूसरा में कोरोमंडल तट, तीसरा शिलांग पठार, चौथा में हिमालय पर्वत क्षेत्र, और इसके अलावा अंडमान निकोबार। और ऐसे इलाकों में जैव विविधता देखने मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलेगा? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़े थे लिस्ट के हिसाब से पर्वतीय वन। क्या देखे थे? तो पर्वतीय वन के बारे में समझते हैं कि क्या क्या आपको यहां से याद रखना है। पर्वतीय वन ही लिखे थे ना लिस्ट में, देख लो कौन सा वन था? पर्वतीय वन। ठीक, अच्छा कटीले लिखे थे क्या? सॉरी। ठीक ठीक, इसको पहले पढ़ना है ना। चलो पर्वतीय वन का बात करते हैं, ध्यान से देखना। पर्वतीय वन जो क्षेत्र हमको कहाँ मिलेगा बता दो? ये पूरा कौन सा इलाका? हिमालय पर्वत। तो ये जो हिमालय पर्वत वाला जो इलाका है ये पूरा, इन क्षेत्रों में कौन सा वन मिलेगा? पर्वतीय वन। कौन सा मिलेगा? पर्वतीय वन आपको मिलेगा। तो पर्वतीय वन में बस यही बताना है कि यह हमारा कौन सा इलाका होता है? हिमालय पर्वत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय वन मिलेगा। क्लियर है सबका? अब जैसे हम लोग पर्वत है, पर्वत पे जैसे अपन इस प्रकार से ऊपर चढ़ाई करेंगे, ऊपर से जाते जाएंगे, तो हमें कितना हाइट तक जाने पर वन पाया जाता है? वन मिलेंगे, उसके ऊपर पूरा बर्फ जमे रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा। तो हिमालय पर्वत में जब अपन जाएंगे तो इसका हाइट देखेंगे टोटल 4800 मीटर। कितना मीटर? 4800 मीटर तक ही हिमालय पर्वत में वन पाए जाते हैं। कितना मीटर तक बता दो? 4800 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय पर्वत में क्या मिलेगा? वन आपको मिलेगा। क्लियर सबका? तो भारत में पर्वतीय वन किस क्षेत्र में मिलता है? हिमालय पर्वत। कितने ऊंचाई में जाने तक मिलेगा? 4800 मीटर तक मिलेगा, क्योंकि देखो पर्वत चोटी तो और बहुत ऊंचे मिलेंगे, तो वहां कोई वन नहीं पाया जाएगा। समझ आ रहा है? वन केवल कहां तक मिलेगा? 4800 मीटर। कितना मीटर? अब इस 4800 मीटर में जो वन है वो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग करेंगे चढ़ाई, जब अपन यहां से चढ़ना चालू करेंगे, तो जैसे मैं मान लेता हूं यहां पास गया मैं 1500 मीटर तक। कहां तक गया? तो 1500 मीटर तक लगभग तराई क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? तो वहां मिल जाएगा सदाबहार वन। क्या मिल जाएगा? सदाबहार वन। तो 0 से 1500 मीटर तराई क्षेत्र हम मान के चलते हैं, वहां कौन सा वन मिलेगा? सदाबहार वन मिलता है। कौन सा मिलेगा? सदाबहार। फिर आगे और चढ़ाई करते हैं तो मैं 1500 से फिर गया 2500 मीटर। 1500 से कहां तक? तो वहां पर जो वन पाए जाएंगे उसको बोलेंगे शीतोष्ण वन। कौन सा वन बोलते हैं? तो पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वन रहते हैं। 0 से 1500 मीटर तक सदाबहार वन, एकदम हरे भरे वन मिलेंगे। फिर 1500 से 2500 तक चढ़ा तो क्या मिला? शीतोष्ण वन। इसके ऊपर जाऊंगा 2500 से लगभग 4500। 2500 से कहां तक? 4500 हाइट तक जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर कोणधारी वन। क्या मिलता है?
को देखो, जिस क्षेत्र की क्वालिटी जैसी होगी उसी प्रकार का आपको वन अपने आप को बना लेता है। जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वन अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, तो कोणधारी वन में देखो होता क्या है, जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो इस प्रकार से अब कौन सा वन देखने मिल रहा है मेरे को बता दो? कोणधारी वन। कौन सा वन मिलता है? कोणधारी वन। इस आपको ऐसे मिलेगा। कोणधारी वन का क्वालिटी ये है कि जैसे मान लो कि उस क्षेत्र में पूरा बर्फबारी होना है, क्या होना है बता दो, और इसमें जैसे बर्फ गिरेगा तो ये फिसल के बर्फ क्या होगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए उधर कोणधारी वन पाएंगे। क्या पाएंगे? अब इसी वन को मान लो अब हमारे जैसे आसपास मिलता है एकदम, जो इस प्रकार से मान लो ये वन का जो शाखा इस प्रकार से निकले रहता है पूरा। अब यह बड़े बड़े जो जो बर्फ गिरेगा तो पूरा डंगाल ही टूट जाएगा। समझ आ रहा है ना? भार ज्यादा हो जाएगा तो पूरा टूट जाएगा ना पेड़। पेड़ जब तक कोणधारी नहीं रहेगा तब तक तो ये फिसलेगा नहीं। जब तक कोणधारी होगा तभी कोई भी बर्फ क्या होगा, फिसल गए, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो बर्फीला क्षेत्र आते जाता है, और बर्फीला क्षेत्र के हिसाब से वन अपने आप को किस रूप में ढाल लेता है? कोणधारी। कैसे ढाल लेता है? कोणधारी रूप में ढाल लेता है। जितना अपन लगभग कितने हाइट मिल जाएगा? 2500 से 4500 मीटर में बर्फीला क्षेत्र आ जाता है। वहां बर्फ गिरते रहते हैं लगातार। समझ में आ रहा है? इसलिए वहां कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा बर्फ जमे रहता है। क्या जमे रहता है? बर्फ। हम अब मान लो पहुंच गए हैं 4800 मीटर में। कितना मीटर में? 4800 मीटर में यदि हम पहुंच चुके हैं तो इस प्रकार के क्षेत्र में अब जो वन मिलेगा, इस वन को हम नाम देते हैं टुंड्रा वन। कौन सा वन? इसमें बर्फ गिरना नहीं है, पूरा बर्फ उसमें जमे रहता है। इस वन में पूरा क्या होगा, वन भी रहेगा और बर्फ उसके ऊपर जमे रहता है। तो कौन सा वन सदैव बर्फ से ढकी रहती है? तो आंसर किस में टिक लगाओगे? टुंड्रा वन सदैव क्या बताओगे? बर्फ से ढकी होती है। सदैव क्या होती है? बर्फ से ढकी होती है। ये आपको याद रखना है। आया समझ में? है ना? तो फिर से एक बार देख लो। पर्वतीय वन जो है मुख्य रूप से कहां देखने मिलेगा? हिमालय पर्वत। कितने हाइट तक? 4800 मीटर के हाइट तक मिलेगा। कितने अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं? 0 से 1500 मीटर में सदाबहार, 1500 से 2500 शीतोष्ण वन, 2500 से 4500 कोणधारी वन, और 4500 से 4800 टुंड्रा वन मिलेगा। टुंड्रा वन के बारे में क्या पूछेगा? कौन सा वन सदैव बर्फ से ढका होता है? टुंड्रा वन। इसे ही बोलते हैं अल्पाइन वन। क्या बोलते हैं? अलग अलग देशों में नाम अलग है, तो कहीं कहीं इसको क्या बोलेंगे? अल्पाइन वन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर यहां तक सबका? तो इतना कैटेगरी याद रखना है पर्वतीय वन के बारे में। किसके बारे में? पर्वतीय वन का सबसे मेन जो क्वेश्चन आएगा, भारत में पर्वतीय वन कहां मिलेगा बता दो? हिमालय कितने ऊंचाई तक? और बोलेगा टुंड्रा वन किस प्रकार का वन है? तो पर्वतीय वन है। क्या बताओगे? पहले तो पर्वतीय वन है। क्वालिटी में क्या बताएंगे कि सदैव बर्फ से ढका रहता है। समझ में आ रहा है? कोणधारी वन भी किस में आएगा? पर्वतीय वन। लेकिन कोणधारी क्यों ले लिया अपने आप को? ताकि बर्फ उस पर गिरे तो शाखाएं ना टूटे। इसलिए अपने आप को किस रूप में ढाल चुका है? वो कोण के रूप में ढाल दिया है। बर्फ गिरेगा तो फिसल के नीचे आ जाता है। आया बात समझ में? है ना? अल्पाइन वन किसको बोलते हैं बोलेंगे तो? टुंड्रा वन को ही क्या बोलते हैं? अल्पाइन वन के नाम से जानेंगे। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर का वन, जिसको हम बोलेंगे कटीले वन। कौन सा वन बोलते हैं? कटीले वन के नाम से हम जानेंगे। चलो कटीले वन का देखते हैं खास बात। तो कटीला वन हमारे भारत में लगभग कहां देखने मिलेगा बता दो? राजस्थान। कहां देखने मिलता है? राजस्थान में मिल जाएगा। कौन सा वन? कटीले वन यहां से आपको मिल सकता है। क्लियर सबका? कटीले वन में खास बात क्या है? सबसे कम बारिश जिधर होगा देश में, उधर ही कौन सा वन मिलेगा? कटीले वन। तो जिन क्षेत्रों में लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, कितना बता दो? 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जिधर हुआ वहां क्या मिलेगा? कटीले वन। तो भारत में कटीले वन पहला कहां पाया जाएगा? राजस्थान। और दक्षिण भारत का ऐसा इलाका, दक्षिण भारत का ऐसा क्षेत्र जो किस में आता हो? वृष्टि छाया प्रदेश में। किस में आता हो? वृष्टि छाया प्रदेश में आता हो, वहां पर कटीले वन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो कटीले वन दो जगह, सबसे पहला राजस्थान और दक्षिण भारत के वृष्टि छाया प्रदेश। दक्षिण भारत के
वृष्टि छाया प्रदेश कुछ इस जगह में मिलता है। आया समझ में? वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम, और सदाबहार वन में क्या बताए थे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो अंतर समझ जाओ कि क्या है, इधर मतलब नहीं के बराबर है बारिश। समझ में आ रहा है? तो कटीले वन में कौन कौन से वन हम रख सकते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया, खजूर, बबूल, बेर, ये सब आपका कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र में भी हमको देखने मिलेगा जहां और कम बारिश होता होगा अपने इलाके में। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है नागफनी। क्या पूछेगा? नागफनी किस प्रकार का वन है? कटीले वन में आएगा। और नागफनी का जो पेड़ होता है, नागफनी का जो पौधा होता है, उसमें पत्ते पाए जाते हैं, लेकिन पत्ते करते क्या है? तो पत्ते का काम होता है मुख्य रूप से जल का वाष्पीकरण करना। क्या काम होता है? जल का वाष्पीकरण। जल का क्या होता है? वाष्पीकरण करवाना किसका काम होता है? पत्तों का। अब भाई ये मान लो कि ये पेड़ है, पेड़ के जड़ में पूरा जल की मात्रा है। अब पूरा जल पत्तों के माध्यम से बाहर निकल गया, तो क्या पेड़ जीवित रहेगा? भाई पूरा पानी कहाँ निकल गया? बाहर, पत्तों के माध्यम से वाष्पीकरण हो के। तो अगर मैं यहां पास पत्ते को हटा देता हूं, किसको हटा देता हूं? मान लो पत्ते को ही खत्म कर दूंगा, तो पानी जड़ में रहेगा और पेड़ तो कम से कम जीवित रहेगा। पेड़ क्या रहेगा? कम से कम जीवित रहेगा। तो नागफनी का जो पौधा होता है वो पत्ते को कांटों में बदल लेता है। पत्ते को किसमें बदल लेता है? तो क्वेश्चन आता है कि नागफनी में पाए जाने वाले जो कांटे होते हैं वह वास्तव में क्या है? तो आंसर में टिक लगाना कि क्या है वो? पत्ते है। लेकिन पानी की कमी होने के कारण सिचुएशन के हिसाब से अपने आप का रूप बदल लिया और पत्ते को क्या बना लिया? कांटा। पत्ते क्या बना लेता है? कांटा बना लेता है। तो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर सबका? हाँ है ना? तो नागफनी के पौधे में पाए जाने वाले कांटे क्या होते हैं बता दो? पत्ते। पत्ते कांटे क्यों बन गए? पानी की कमी के कारण, ताकि पौधा कम से कम क्या रहे? जीवित रहे। और पत्ते का मुख्य कार्य क्या होता है? वाष्पीकरण करना। क्या करना? वाष्पीकरण करना। और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाना? भोजन का निर्माण करना। ये सब किसका काम होता है? पत्ते का। और देखना ध्यान से कि ज्यादातर जिस पौधे में पत्ते जो होते हैं कांटे के रूप में बदल देंगे, तो उनकी शाखाएं हरे कलर की होगी। शाखाएं क्या होगी? क्योंकि वाष्पीकरण वो अब शाखा में अब जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा भोजन निर्माण के लिए, उनकी शाखाओं में होगा। पत्ता तो है नहीं उसके पास। पत्ता क्या बन चुका है? कांटा। लेकिन भोजन का निर्माण तो करनी है, तो उनकी शाखाएं कौन से कलर की दिखेगी? हरे कलर की। समझ आ रहा है? अब हरा कलर का दिख गया मतलब उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का मतलब समझ आ रहा है? जो हरे कलर का दिख गया मतलब उसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। तो शाखाएं क्लोरोफिल के मदद से क्या बनाएगा? भोजन का क्या करेगा? निर्माण। आया समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। चलो, तो कटीले वन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलेगा? राजस्थान में और दक्षिण भारत के वृष्टि छाया प्रदेश। राजस्थान और दक्षिण भारत की क्या बता दो? वृष्टि छाया प्रदेश में मिलेगा। आया बात समझ में? है ना? चलो बता दो एक बार ध्यान से। चलो पहला चीज बताएंगे, कटीले वन कहाँ मिलेगा? राजस्थान और दक्षिण भारत के वृष्टि छाया प्रदेश। कितना सेंटीमीटर से कम बारिश? 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा। उदाहरण में कुछ कुछ पेड़ के नाम बता दो। नागफनी और खजूर, बेर और बबूल। ये सब समझ में आ रहा है? नागफनी का जो पौधा पत्ते को किस रूप में बदल लेता है? कांटे के रूप में। किससे बचने के लिए? वाष्पीकरण। किससे बचने के लिए? ताकि पौधा कम से कम क्या रहे? जीवित। शाखाएं कौन से कलर की होगी? हरे रंग की। कौन से रंग की? क्योंकि शाखाओं में क्या पाया जाएगा? शाखाओं में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाता है। आया बात समझ में? आया ना? चलो अब देखते हैं इसके बाद हम लोग ध्यान से। चलो 3 वन हो चुका है हमारा। पहला कौन सा वन पढ़े? सदाबहार। पहला क्या पढ़े? सदाबहार। दूसरा बताओ? दूसरा पर्वतीय वन। तीसरा में कटीले वन हो गया। चौथा में क्या देखे लिस्ट में? दलदली वन। चौथा में क्या है हमारा? दलदली वन। ठीक है, चलो ध्यान देना इधर। चलो दलदला वन वाला जो इलाका है ये हमको मुख्य रूप से देखने मिलेगा पूर्वी तट तरफ। क्या कहाँ मिलेगा? क्योंकि कारण इसका ये है, उसके दलदली वन को समझने से पहले आपको नदियों का क्वालिटी समझना है कि किस ओर की जो नदियां हैं
किस ओर की नदी जो है वो आपका दलदला का निर्माण करेगा, ठीक है ना। कौन सी नदी क्या बनाएगा, दलदला बनाएगा। और कौन सी नदी आपका एस्चुरी का निर्माण करता है। दोनों में अंतर आपको समझना है, दलदला में और किस में, एस्चुरी में। आपको समझना है कि क्या होता है। तो यहां पास मान लो कि ये महाराष्ट्र से बड़ी बड़ी नदियां निकलती, जैसे कि यहां से निकल गया गोदावरी नदी। कौन सा नदी निकल गया, महाराष्ट्र से निकलता है कृष्णा नदी। कौन सा नदी, नीचे मान लो कर्नाटक के तरफ से निकाल देते हैं अपन कावेरी नदी। छत्तीसगढ़ के इलाके से निकाल देते हैं महानदी। समझ आ रहा है। तो ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। किधर गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। आ रहा बात समझ में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो होती है उनकी गति धीमी होती है। गति क्या होता है, धीमा। गति क्या होता है बता दो, धीमा होगा। आया बात समझ में। और जिन नदियों की गति धीमी होती है वह सदैव डेल्टा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, डेल्टा। और डेल्टा का मतलब होता है दलदला क्षेत्र। डेल्टा का मतलब, तो इसलिए पूर्वी तट में यहां पर जो मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, डेल्टाई क्षेत्र। क्या मिलेगा, डेल्टा क्षेत्र। और डेल्टा क्षेत्र में जो वन पाया जाएगा उसको बोलेंगे दलदली वन। कौन सा वन बोलेंगे, दलदली वन के नाम से अपन जानते हैं। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। तो फिर से एक बार देख लो ध्यान से। जिन क्षेत्रों की नदियां, जिन क्षेत्रों की नदियों की गति क्या होती है, धीमी। नदियों की गति क्या होती है, धीमी। उन क्षेत्रों में क्या मिलता है, डेल्टा। और जहां डेल्टा बन गया वहां क्या पाया जाएगा, दलदला वन पाया जाएगा। तो विश्व का सबसे, मतलब भारत के पश्चिम बंगाल में यहां मिलेगा सुंदरवन डेल्टा। क्या मिलेगा, जिसका 25% पश्चिम बंगाल में और 75% आपका बांग्लादेश में मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलेंगे। तो ये सब जो क्षेत्र हमको जो दिख रहा है इसमें आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से ये पूरा कौन सा इलाका बन गया, डेल्टाई क्षेत्र। और वही हम बात करें जब कोई नदियां पश्चिम की तरफ बहता है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदी होती है, जैसे कि इधर आपका नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी, और यहाँ गोवा में 2 नदियां हैं, कर्नाटक में, केरल में। ये सब नदी क्या होता है, ये पहाड़ से निकलता है और तुरंत अरब सागर में गिर जाता है। तो इस ओर की नदियों की गति क्या होती है, तेज होती है। नदियों की गति क्या होती है, तेज। तो जिधर नदियों की गति तेज होती है उधर बनता है आपका एस्चुरी। क्या बनता है बता दो, एस्चुरी मतलब एक रेतीला क्षेत्र होता है। क्या होता है, तो जो भी देखोगे आपको जो बीच वगैरह जब मिलेगा समुद्र के तट पे इधर ही मिलेगा। डेल्टाई क्षेत्र में जाओगे दलदला होगा आओगे, ठीक है नहीं, इधर जाओगे तो घूम फिर के आओगे। और समझ में आ रहा है। तो इधर पूरा जैसे देखोगे मुंबई हो गया, चेन्नई, इधर सॉरी मुंबई, गोवा, ये सब इधर ही आपको घूमने लायक जगह है, क्योंकि इधर एस्चुरी है। इधर क्या है बता दो, एस्चुरी रेतीला क्षेत्र है। आए ना, टेंट लगाओ और बैठे रहो, ठीक है। देखोगे फोटो में इधर क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्र। तो इधर कुछ मिलना है क्या, नहीं। क्वालिटी समझ पा रहे हो नदियों का। जिधर नदी गति क्या है बता दो, धीमा, उधर क्या मिलेगा, डेल्टा। जिधर नदी गति तेज है उधर क्या मिलेगा, एस्चुरी। तो क्वेश्चन आएगा भारत भूगोल में पूछता है कि किस ओर की नदियां या कहां गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अरब सागर में गिरने वाली। कहां गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाएगा, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। क्वालिटी केवल किस लिए, गति के कारण केवल। जिधर गति धीमा वहां डेल्टा, जिधर गति तेज उधर एस्चुरी। आया समझ में। तो हम इससे बता सकते हैं कि भारत के पूर्वी तट पे, कौन से तट पे, कौन सा वन पाया जाता है, दलदली वन। कौन सा वन पाया जाता है, दलदली वन। किस क्षेत्र में मिलेगा, डेल्टाई क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, ऐसे वन को हम ज्वारी वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वारी वन के नाम से भी जानेंगे, जो यहां आपको मिलेगा। समझ आ पा रहे हैं, कौन सा वन मिलेगा आपको, ज्वारी वन वगैरह। इधर जो भी पाया जाएगा इधर हम क्या बोलेंगे, ज्वारी वन के नाम से जानेंगे। आया बात समझ में। और इसी ज्वारी वन की कैटेगरी में हम बात करें तो मैंग्रोवा वन आता है। कौन सा वन, मैंग्रोवा वन सबसे ज्यादा मिलेगा सुंदरवन डेल्टा में। कहां मिलेगा, और मैंग्रोव वन को काटना एकदम प्रतिबंधित होता है। मैंग्रोव वन को नहीं काटा जाता। कारण इसका यह है कि समुद्र से जब लहरें आती है, समुद्र से क्या आती है, तो मैंग्रोवा वन ही बचाता है। कौन बचाता है, मैंग्रोवा वन ही तटों को बचाता है। क्योंकि मैंग्रोवा वन की जो जड़ें हैं वो दरअसल समुद्र के, मतलब जो लेवल होता है उससे बाहर निकला होता है। समुद्र का जो लेवल होता है
इस प्रकार से। तो इससे क्या होता है, जड़ जो होता है अंदर तो जाता है लेकिन ये ऐसे बाहर भी निकला रहता है। समझ आ पा रहा है? जिससे लहरें के प्रभाव को कम करके वापस भेज देता है। आएगा तो स्प्रिंग टाइप से काम करता है। स्प्रिंग देख रहे हैं ना, आएगा तो पूरा इधर हो जाएगा, फिर उसको वापस ढकेल देगा। समझ आ पा रहा है? तो इस तरीके से कौन सा वन काम करता है बताओ? मैंग्रोव वन। तो बहुत ही अच्छा वन होता है तटीय क्षेत्रों के लिए। क्लियर है सबका? तो कौन से वन को काटना एकदम प्रतिबंधित है? और मैंग्रोव वन किस में आएगा? दलदली वन में। किस में आता है? एक होता है सुंदरी वन मिलेगा इधर ही। कौन सा मिलेगा? सुंदरी वन भी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? सुंदरवन डेल्टा में। और इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरी वन की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। हाँ कि नहीं? लेकिन क्वालिटी के दृष्टिकोण से हम देखें तो कौन सा वन अच्छा माना जाता है? मैंग्रोव वन। कारण क्या है? तटों को लहरों से बचाता है। तटों को लहरों से बचाएगा। इसके अलावा आपका एक वन है कैसूरीना वन। कौन सा वन है? कैसूरीना वन। यही मिलेगा फोनिक्स वन। कौन सा वन? तो आपको पूछेगा ये सब जो वन का जो नाम मिला है वो किस प्रकार के वन है? तो किसमें टिक लगाएंगे? दलदली वन होते हैं, याद रखना। आए समझ में? तो दलदली वन के बारे में बता दो। भारत के किस क्षेत्रों में मिलेंगे? पूर्वी तट में। इसके अलावा पूर्वी तट में क्या पाए जाते हैं? डेल्टाई क्षेत्र। कि दलदली वन को ही हम क्या बोलेंगे? ज्वारी वन। ज्वारी वन ज्यादातर देखने मिलता है समुद्र के अंदर, पानी में डूबा रहता है। समुद्र के अंदर कहां डूबा रहता है? और उनकी जड़ें जो होती हैं वो बाहर निकले रहती है। जड़ें क्या होती है? बाहर। उदाहरण में कौन कौन सा वन बताओगे? जल्दी बताओ। मैंग्रोवा वन, सुंदरी वन, कैसूरीना वन और फोनिक्स वन। ये सब किस प्रकार का वन है? दलदली वन में आएगा। आया समझ में? है ना? तो कुल 6 प्रकार के वन है, जिसमें 4 अपन देख चुके हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला बताओ। सदाबहार सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में दलदली वन। हिमालय पर्वत में पर्वतीय वन। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में सदाबहार। शिलांग पठार, पूर्वी तटीय क्षेत्र, दलदली वन। पूर्वी तट में दलदली वन। समझ आ रहा है? राजस्थान में कटीले वन। वृष्टि छाया प्रदेश, कटीले वन। वृष्टि छाया प्रदेश ज्यादा मात्रा में कहां मिलेगा? दक्षिण भारत के क्षेत्र में होता है, क्योंकि पर्वत बहुत बड़ा है उधर। एक तरफ पानी नहीं गिरता, एक तरफ पानी गिरता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो अब हम आते हैं उष्ण कटिबंधीय। पहले हम देखेंगे कौन सा? आर्द्र पर्णपाती। क्या पढ़ेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन। क्या देखेंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है ये भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उत्तर भारत में हम देखेंगे तो पूरा ये इलाका, यूपी क्षेत्र से चालू करेंगे और बिहार तक का पूरा क्षेत्र। कहां से कहां तक बता दो? यूपी से बिहार तक ये पूरा क्षेत्र क्या मिलता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। नीचे अपन आएंगे तो मध्य प्रदेश से चालू होके पूरा जाएगा तमिलनाडु तक। कहां तक जाता है आपका? तमिलनाडु तक। ये पूरा इलाका जो हमको मिल गया, ये पूरा कौन से वन का है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। और इसी के बीच बीच में कहीं कहीं हमको मिलेगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो दोनों सेम जगह पे मिलेगा कभी भी। समझ में आ रहा है? जहां थोड़ा यहां देखेंगे बारिश की मात्रा होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, जहां बारिश होगा वहां इसी कैटेगरी के वन मिलेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन। समझ में आ रहा है? और ये वन मुख्य रूप से पूरा डिपेंड होता है मानसून पर। किस पे डिपेंड होते हैं? कि जब मानसून आएगा, पानी लाएगा, तब हम लोग उगेंगे। और जब मानसून नहीं है तो हम लोग अपना अपना पत्ता झड़ा देंगे। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मानसून के आने के कारण वर्षा होगा और ये पत्ते फिर हरे भरे दिखेंगे यहाँ। और जब गर्मी का मौसम आते रहेगा, समझ रहे हो ना, जब बारिश नहीं हो रहा है मान लो, तो ये क्या करेंगे? अपने पत्ता पूरा झड़ा देंगे। या गर्मी का मौसम आने से पहले अपना पत्ता झड़ा देगा, क्योंकि अगर पत्ता रहेगा तो होगा वाष्पीकरण। और गर्मी का मौसम हो रहा है, पूरा पानी बाहर निकल जाएगा तो पेड़ वेड़ ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो गर्मी मौसम के आने से पहले कौन अपने पत्ते झड़ा लेते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। इसलिए पर्णपाती क्यों बोलते, समझ गए? क्योंकि अपने पत्ते ये स्वयं से झड़ा लेती है। कौन से मौसम में? कौन से मौसम से पहले? गर्मी के मौसम, ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पहले ही ये अपने पत्ते क्या कर लेते हैं? झड़ा लेते हैं। इसलिए इसको पतझड़ वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। आए समझ में?
तो शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पहले पत्ते क्या कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पतझड़ वन। वन ऐसा वन किस किस इलाकों में मिलेगा बता दो, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा का क्षेत्र होता है वहीं पतझड़ वन आपको देखने मिलता है। हाँ है ना। आगे बढ़े। और यहाँ का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार के वनों से हमको मुख्य रूप से क्या मिलेगा, जलाऊ लकड़ी हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, ये सब जो मिलते हैं। और भारत में सब सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे ज्यादा मिलेगा। वन में बहुत सारा है, कुछ एग्जाम्पल में लिख दिया, जैसे कि साल, सागौन, शीशम, साजा, आम, जामुन, ऐसे करके इन इलाकों में बहुत अलग अलग क्वालिटी के वन होते हैं। तो वो सबको हम किस में रखते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसका वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। समझ में आ रहा है। अगर वर्षा की मात्रा को मैं थोड़ा कम कर दूं, वर्षा की मात्रा को मैं कर देता हूं 70 से 100 सेंटीमीटर, क्या कर दिया, तो उधर थोड़ा पानी कम गिरेगा, तो उसको हम बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, क्या बोल सकते हैं, शुष्क पर्णपाती। क्या बोलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन बोलते हैं, जिसमें थोड़े बहुत कांटे वाले पेड़ आ जाते हैं, जैसे कि बेल, बेर, खैर, तेंदू, पीपल, बरगद, ये सब चीज लगभग किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। दोनों का क्षेत्र हम यही बताएंगे, दोनों जो होगा यही क्षेत्र में मिलेगा आपको। दोनों सेम वन है, पतझड़ वन ही है, मानसूनी वन ही है, बस अंतर किसका है, वर्षा का। किसका अंतर है, यहां वर्षा का मात्रा कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर, और यहां वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर, और है वही वन, बस वो थोड़ा सूखा सूखा दिखेगा, ये थोड़ा हरा भरा दिखेगा। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से, ये जो हो गया कुल मिला के अपन वन कितने भाग में देख चुके हैं, 6 भागों में। 6 वनों का आपको क्वालिटी याद रखना है, और कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये पूरा पता होना चाहिए। आया बात समझ में, आया ना। चलो इसके बाद कल नाम बता दो कि क्या क्या है, बाकी इसका कि कल देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बताएंगे यहाँ पास सदाबहार, जैसे जैसे पढ़े हैं। दूसरा पर्वती वन, तीसरा कटीले वन, चौथा दलदली वन, पांचवा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, वर्षा कितना 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब होता है, और लास्ट छठवें में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, वर्षा थोड़ा कम हो गया 70 से 100, और उससे भी कम हो गया तो वो किस में आएगा, कटीले वन में आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश इधर हुआ, उधर कौन सा वन, कटीले वन मिल जाएगा। समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। चलो तो ये हो गया हमारा 6 प्रकार के वन पूरा देख चुके हैं। कल जो हम लोग क्या क्या इसमें समझेंगे, तो कल इसमें हम समझेंगे वानिकी क्या होता है। वानिकी मतलब पेड़ों की वृद्धि करने के लिए जो वृक्षारोपण करते हैं उसी का हम क्या बोलते हैं, वानिकी। तो वानिकी 5 प्रकार के होते हैं, उनको थोड़ा समझना है। समझ आ रहा है, वानिकी पूरा कल पढ़ेंगे। वानिकी के अलावा एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको बोलते हैं WWF। ठीक नहीं, लड़ाई वाला नहीं है, क्या है बता दो, वर्ल्ड। देखो यहां पास नाम जो हमको मिलेगा, यहां पर ध्यान देना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एक साथ पढ़ेंगे, और इसके बाद क्या होगा, फंड। इन लोग एक बुक जारी करते हैं, रेड डेटा बुक। कौन सा बुक, और रेड डेटा बुक में जो हमारा वन क्षेत्र होता है, उस वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, कौन ज्यादा मात्रा में है, कौन विलुप्त होने वाला है, किसमें संकट आ चुका है, इस टाइप का एक लिस्ट निकालता है। इसी को हम कौन सा बुक बोलते हैं, रेड डेटा बुक में मतलब मुख्य रूप से सामान्य जीव कितने सारे हैं, कौन कौन है, संकटापन्न, संकटग्रस्त, विलुप्त, तो इन सबको समझेंगे। और इन सबको देखो ध्यान से, जो संकटग्रस्त जीव हो जाते हैं उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का निर्माण किसको बचाने के लिए, संकटग्रस्त। तो ये होते क्या, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा नेशनल पार्क है, क्या क्वालिटी है, उसको पूरा समझना है। आया समझ में, हाँ है ना। तो कल हम पढ़ेंगे वानिकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, और जो अभ्यारण्य है उसको पढ़ना होगा। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो ठीक है, ताज यही तक करते हैं, समय हो गया है, बाकी इसका के कल करेंगे ना।